एमपीडिया में आपका स्वागत है। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनाइसेंस पढ़ा, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड पढ़ा, उसके बाद जो टॉपिक है एमपीपीएससी 2019 के मेंस में वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को देखते हैं क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये कुछ कम है, दो तीन शॉर्ट नोट्स ऑन है, 2 मार्कर्स पे और पूछे गए हैं, तो मैं इस पर डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बैकग्राउंड क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्यों हुआ, क्या हुआ, एक बेसिक सा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या थी इसके पीछे की, उस पर चर्चा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्कर में। साथ ही साथ कॉजेस तो हमेशा पूछते ही है, कोई भी रेवोल्यूशन हो कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉजेस तो आप छोड़ते भी नहीं है ना, छोड़ के जाते हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा, लेकिन कई बार कॉजेस में बाइफर्केशन कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कॉजेस पूछा जाता है। जैसे इस बार पहले भी पूछा गया है, 2014 में सोशल कॉजेस पूछा गया है, उसके बाद 2018 में या 2019 में सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी गई है। 3 तरह के कॉजेस हैं, सोशल कॉजेस है, इकोनॉमिक कॉजेस है और पॉलिटिकल कॉजेस है। ये 3 कॉजेस, अगर सारे कॉजेस को एक साथ रखा जाए तो 3 तरह के कॉजेस हैं जिसपे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 क्यों हुआ था बात करी गई है। साथ ही फिलोसफर्स का रोल बहुत रहा है इसमें, रोल ऑफ फिलोसफर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिलोसफर्स तो है ही, फेमस फिलोसफर्स है, वोल्टायर है, मोंटेस्क्यू है, रूजो है, लॉकी के बारे में कई बार बात करी गई है, फेमस रहे। हम 3 फिलोसफर्स की बात ही करेंगे, वोल्टेयर की बात करेंगे, मोंटेस्क्यू की बात करेंगे एंड रूजो की बात करेंगे। इन पर क्वेश्चन आए भी है 2 मार्कर पर। हमने कॉजेस देख लिए, जैकोबिन्स पे भी क्वेश्चंस आया है, ठीक है। कई बार बिल्डिंग पे एक क्वेश्चन है, बेस्टेल पे एक बार क्वेश्चन आया 2 मार्कर का, 2 मार्कर पर। आइए हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या एक्चुअली। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799, लेटर 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, जनता का विद्रोह हुआ था मोनार्की के प्रति, क्योंकि फ्रांस में मोनार्की थी, राजा राजशाही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन तो वो था ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन हुआ, नेशनल कन्वेंशन घटित हुआ 1792 में, जहां फ्रांस को रिपब्लिकन घोषित किया गया। फिर 1795 में एक और नेशनल कन्वेंशन बना जो पिछली बार से बेहतर बनाया गया। उसके बाद थोड़े से लॉज, लिबर्टीज, फ्रीडम्स, जनता के प्रति जनता को जो आजादी की डिमांड थी, जिसके बेसिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो सब उनको राइट्स दिए गए। एक तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के एक बेहतरीन तरीके से एक मसौदा तैयार किया गया 1795 में। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत ही हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट के आते ही फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो गया था, स्टेबिलिटी आ गई थी फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था तो एक स्लोगन के साथ स्टार्ट हुआ था, जनता के पास एक स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे प्रीएम्बल में भी ये वर्ड है, लेकिन उस वक्त 1789 में जनता चौराहे चौराहे पे चिल्ला रही थी और अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी एक तरीके से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड नेपोलियन के आने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया था। स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, लुई 16 राजा बने, उन्होंने बहुत ऐसी पॉलिसीज करी जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाई और जनता जिसे वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। पार्लियामेंट और लुईस मोनार्की के बीच में काफी फ्रैक्शन थे, क्यों जो भी वो पॉलिसी लाते थे टैक्सेशन की, उसमें लगता था पार्लियामेंटेरियंस को कि ये हमारे ऊपर भी लागू होगी, तो उसे पारित ही नहीं करने देते थे। पैसा इकट्ठा हो ही नहीं पाया, ट्रेजरी पूरी खाली हो गई, बैंक करप्सी की कगार पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि 7 साल का युद्ध लड़ा था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस में फ्रेंच ट्रूप्स गए थे, फ्रेंच गवर्नमेंट का इंटरफेयर था अमेरिका को इंग्लैंड से आजाद कराने के लिए। तब जो आर्मी थी फ्रांस की, उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। जब वो वापस लौटी फ्रांस पे, ना उनको बेहतर सुविधाएं मिली गई, देश पहले ही इन्फ्लेशन की चपेट में चल रहा था, एक ब्रेड के पीछे कई लोग मारामारी कर रहे थे। इस कारण से उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया, होने दो रेवोल्यूशन, गिरने दो राजशाही को, बहुत हो गया, नहीं सहन कर पाए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का बैकग्राउंड था, इस कारण से हुआ। अब मेन प्रॉपर कॉजेस देखते हैं सीक्वेंशियली क्या है। 3 तरह के कॉजेस की हमने बात करी थी, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस। जो सोशल कॉजेस था,
वो हमारा ये था कि पहली बात तो सोसाइटी जो थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो 3 हिस्सों में बट गई थी, मतलब उनमें क्लासेस डिविडेशन हो चुका था। जैसे हमारे भारत में कोई सोसाइटल अमीर गरीब जैसा फासला होता है ना, वहां पर भी एक अपर, मिडल और लोअर था। उनके नाम थे एस्टेट्स, नाम दिए गए थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। जो क्लर्जी थे, जो आर्क बिशप्स थे, जो फादर्स थे, जो सुप्रीम लीडर्स थे चर्च के, जिनकी रिलीजियस बिलीफ राजा को दी जाती थी, बताते थे कि हमारे कैथोलिक्स बिलीफ्स क्या है, सरकार को कैसे चलाना है, कोई भी धर्म विशेष चीज का हनन तो नहीं हो रहा। ये फर्स्ट रियल, ये फर्स्ट एस्टेट को कंसिस्ट करते थे, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जो कोर्ट में राजा के सबसे पास होते थे। ज्यादातर ये धार्मिक गुरु थे, धर्म गुरु ही थे ये। इनकी खुद की एक प्रॉपर्टीज थी, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो फर्स्ट एस्टेट था, क्लर्जी थे, उनको कोई टैक्स नहीं था, इनको टैक्स में पूरी तरीके से छूट थी। इनको चर्च के आसपास की बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दे दी जाती थी। ये फॉरेन कंट्रीज में भी इनका रिप्रेजेंटेशन होता था, ये लोग जाते थे वहां, ये प्रॉपर्टीज को टेम्पररी यूज करने के लिए दे देते, उस पर टैक्स कलेक्ट करते थे क्लर्जी। और साथ ही जो उनके पास जो लैंड थी उसमें खेती बाड़ी, लेबर और पीजेंट्स, किसान रखवाते थे, उनसे भी टैक्स कलेक्शन होता था। ये टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रखते थे, किसी को देते नहीं थे। तो क्लर्जी के पास तो टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट था। जब ये सुप्रीम जो लीडर्स थे, आर्क बिशप थे, सीनियर प्रीस्ट थे, उनके पास ज्यादा लॉइन शेयर आता था। छोटा छोटा पार्ट, जो छोटे छोटे नीचे के जो प्रीस्ट थे, जो धर्मगुरु थे, छोटे धर्मगुरु थे, जो नए नए कार्डिनल्स बने थे, बिशप्स बने थे, उन लोगों के पास उन जो डिविडेशन होता था कलेक्शन का पैसे का, वो प्रॉपर नहीं होता था। इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता रहा, तो उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी। वो भी जनता के साथ हो लिए, वो जनता को बहकाने लगे कि तुम्हारा पैसा ये खा जाते हैं। ये फर्स्ट एस्टेट था क्लर्जी का। अब एक सेकंड एस्टेट भी था, मैंने 3 एस्टेट की बात करी थी। सेकंड एस्टेट था नोबिलिटी का, नोबल मेंस थे। एरिस्टोक्रेसी, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग थे, जो राजा के कोर्ट में बैठते थे, राजा को एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल ज्ञान देते थे, वो सेकंड एस्टेट थे। ये नोबल्स कहलाते थे, नोबल मैन। यही मिल बांट के एक मसूदा तैयार करते थे, कोई भी लॉ का, राजा को एडवाइस करते थे धर्म के अलावा चीजों पे, इसके अलावा पॉलिटिकल चीजों पे। ये इन पे भी टैक्सेशन का कोई फोर्स नहीं था, इनके ऊपर भी कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, ये फ्री थे। ये फ्यूडल सिस्टम के बेसिस पे काम करते थे। इनको जमीनें मिली थी, जमींदारों के तौर पे इनके पास जमीनें थी। ये वहां पे किसान, छोटे छोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, लेबर्स, इनको रखते थे, वो काम करते थे इनके यहाँ, इनको पैसा देते थे। जो फसल भी कटती थी इनकी जमीन पे, खुद किसान काटते थे, वो उल्टा इनको पैसा देते थे। इनको कहीं टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी, ये जमीनें रेंट पे चलाते थे, और जो पैसा आता था फिर राजा के पास, राजा के कोष में जमा करते थे। ये हो गया फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट, अब आता है थर्ड स्टेट। 90% पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन फ्रांस की, जो 28 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे, ज्यादातर इसका बहुत बड़ा भागीदार थर्ड स्टेट है। इसमें दुकानदार, बिजनेसमैन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, किसान, लेबर, वो लोग जो डेली कमाते थे और डेली खर्च करते थे, वो लोग जो ट्रैवल करते थे, वो लोग जो पैसे वाले भी थे, अपर मिडिल क्लास थे, बर्जोइस क्लास थे, वो सब थर्ड एस्टेट में आते थे। कल को आपको पूछ लिया जाए कि सोसाइटी डिविडेशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट की बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ये इनको, ये सबसे बड़ा वोट शेयर था थर्ड स्टेट। लॉयर्स भी इसमें थे, मर्चेंट्स भी इसमें थे, जो ट्रैवलर्स थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे। ये सब टैक्स के डिस्क्रिमिनेशन के कारण मोनार्की से खुश नहीं थे। क्लर्जी के पास था कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। नोबल्स थे, वो टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे, और ये बेचारे थर्ड स्टेट के लोग थे तो टैक्स पे करते थे, और इसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये भी चाहते थे कि भुखमरी आ गई है, हाई टैक्सेशन हो गया है, सब हर चीज ज्यादा हो रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो ये खुद चाहते थे कि मोनार्की गिर जाए। ये भी सरकार और मोनार्की के प्रति गुस्से की भावना लिए बैठे हुए थे। हमने सोशल कॉजेस ये माना गया है इस चीज को। रोमन कैथोलिक चर्च के जो डिक्रीज थे, जो ऑर्डर्स थे, जो जनता के प्रति फेवरेबल नहीं थे,
डिस्क्रिमिनेटरी थे, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे थे, अमीर गरीब में ज्यादा डिस्टेंस पैदा कर रहे थे, ये अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे घुमा रहे थे, जैसे चाहे पैसा उस पर बना रहे थे, और लोगों को लगता था कि हमारा पैसा जा रहा है, हम ही को ही नहीं मिल रहा, टैक्स हम पे कर रहे हैं और हम ही के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये सब मिलके सोशल कॉजेस बनके ये अगेंस्ट रहे मोनार्की के, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन क्रिएट होने लगा धीरे धीरे 1789 में, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बन गया, जिसकी चर्चा कई सालों तक दुनिया के कई भागों में रही। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉज क्या था? जैसा कि सोशल कॉजेस के कारण टैक्सेशन में डिस्क्रिमिनेशन था, वैसे ही हैवी टैक्सेस लग चुके थे, इन्फ्लेशन था, हाई प्राइसेस था, सेना युद्ध लड़के वापस आई थी, उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ बचा नहीं था, युद्ध में हमने काफी पैसा खर्च कर दिया था, जहां जहां फ्रांस को लगता था कि इंग्लैंड आगे बढ़ रहा है, हम वहां अपने ट्रूप्स भेज रहे थे, जिसके कारण खुद के देश की हालत खस्ता होने लगी। ये बहुत बड़ा कारण रहा इकोनॉमिक। लोग भूखे रहे, जिनका भूखे लोगों का फिर मोनार्की में कोई फेथ नहीं, खाली पेट भजन नहीं होते, यही बात होने लगी हर जगह। सब दूसरा ये भी का इकोनॉमिक कारण था कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, कोई फैमिली प्लानिंग तो थी नहीं, तब कहाँ थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, 20 मिलियन से 28 मिलियन हो गए थे 10 सालों में, 80 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ गई थी फ्रांस में। फ्रांस की स्थिति और दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा हो गए थे और ब्रेड्स कम थी। लेबर्स को रिक्रूट किया जाता था, एक फिक्स वेजेस था, कई सालों तक फिक्स वेजेस ही चलता रहा, उस वेजेस को कोई भी चेंजेस नहीं करे, जबकि इंडिया में लेबर लॉज के अकॉर्डिंग हर 6 महीने में लेबर रेट्स चेंज होते हैं, अप्रैल में, अक्टूबर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। 10 सालों से एक ही फिक्स सिस्टम चलता रहा, एक ही तरीके का पैसा दिया जाने लगा, महंगाई बढ़ती गई लेकिन उनकी इनकम उतनी रही। रोटी कपड़ा मकान में या तो मकान रह जाता था, या तो रोटी रह जाती थी, या कपड़े हट जाते थे, ये स्थिति बनती गई। फ्यूडल सिस्टम और प्रभावी होता गया, जो पैसे खींच रहे थे वो और खींचते गए, वो सोचते थे कि आगे पैसा नहीं मिल पाएगा, दिवाली हो सकता है, अभी पैसा इकट्ठा कर लो, पैसा किससे इकट्ठा कर लो, थर्ड स्टेट से इकट्ठा कर लो। तो तब लोगों के प्रति जो गरीब थे वो कहीं ना कहीं दंगाई बन गए। सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए सामान की ही चीजें रखी जाने लगी, कोई एक्स्ट्रा लग्जरियस आइटम का खर्चा हुआ ही नहीं। जो ये गुड्स बनाते थे वो बाहर वो बना ही नहीं पाए, तो उसके रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद पाए। स्थिति इतनी हो गई, जो मर्चेंट्स थे वो बेच नहीं पा रहे थे, वो खाना खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपना सामान बेचें, सामान खरीदें। सॉरी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस था। अब आ गया पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल कॉजेस तो मेजर कॉजेस रहा है इनेबिलिटी ऑफ द मोनार्क टू एस्टैब्लिश टू एग्जीक्यूट द फर्दर एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फ्रांस को लगने लगा कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अलग अलग छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरीके से लगा ही नहीं पाया। लुईस 16 का ये फेलियर रहा। राजा जो थे 20 साल की 1774 में लुईस 16 सत्ता में बैठे, 20 साल की उम्र में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो एक पपेट किंग बन गए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बीच में फंस गए। वो कोई पॉलिसी लगाए, जब कोष खाली हो गया तो उन्होंने टैक्सेशन लगाने की कोशिश करी, तो पार्लियामेंट ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो उन्हीं के लोगों पे लग रहा था, उन्हें लगा इससे उन्हीं को नुकसान है, उन्होंने सीधे सीधे उस लॉ को ही पास होने नहीं दिया। राजा मजबूर हो गया, कुछ नहीं कर पाया, लॉ वापस हो गया। पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में फ्रैक्शंस बढ़ते गए, पार्लियामेंट के लोग ही राजा के विरुद्ध हो गए जब राजा ने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करी। कम्युनिटी फैक्शन आ गया था, ट्रेंचेस होने लगे पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में, ये एक बहुत बड़ा कारण था। राजा की जो वाइफ थी मैरी एंटोनिटी, वो बड़े बड़े खर्चे करने लगी, बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगी, बहुत बड़े बड़े जलसे होने लगे, बाहर जनता भूखी मर रही थी और अंदर प्रोग्राम्स हो रहे थे। राजा अपनी लग्जरियस कम नहीं कर सकते थे, राजशाही चली आ रही थी, तो फ्रांस एक बहुत बड़ा स्टेट था दुनिया में, उसकी पहचान थी इंग्लैंड के बाद, तो फ्रांस अपनी चीजों को कम कर नहीं सकता था, लेकिन वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से जनता के बीच में रोष हुआ और सीधे सीधे रेवोल्यूशन, दंगाई, वायलेंट हो गया पूरा।
और इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि बेस्टाइल जो था प्रिजन फोर्ट्रेस था, जनता उसके अंदर घुस गई, एम्यूनेशन लूटने की कोशिश करी, गोलीबारी चली। 4 जुलाई 1789 को ये कह दिया गया कि रेवोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे है और रेवोल्यूशन पूरे फ्रांस में फैल गया। अब ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कॉजेस की बात करी, सोशल कॉजेज, हमने सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस की बात करी। 2019 में क्वेश्चन था, 2014 का एक क्वेश्चन था, ये क्लियर हो, 2019 का क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमने बैकग्राउंड पे भी चर्चा कर ली, फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट ही ले लिया, लगभग मेजर फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने डिस्कस कर ही लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा इनमें से बीच में से कहीं से भी आता है तो आप आंसर लिखने के लिए सक्षम हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन का है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, एक बेसिक सही रूप में इसका डेटा लिखा हुआ है, आंसर हम आपको दे देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब इसका नंबर डिस्प्ले कर देंगे जहां से आपको ये मिल सकता है। अब आते हैं रोल ऑफ फिलोसफर्स। बिना किसी आवाज, बिना किसी आइडियोलॉजी के कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होता, कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। भारत में भी कई मूवमेंट एक व्यक्ति, एक आइडियोलॉजी विशेष पे चले, ठीक है। गांधीयन मूवमेंट भी ऐसे ही हुए थे, देश की आजादी पे भी यही चर्चा थी, तब भी फिलोसफर्स थे देश में कई तरह के, उस वक्त भी फिलोसफर्स थे। रोल ऑफ फिलोसफर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा रहा है, कई तरह के फिलोसफर्स थे, यहां तक कि बाहरी फिलोसफर्स की किताबों को भी पढ़ा जाने लगा, उनका ट्रांसलेशन शुरू हो गया। नए नए फिलोसफर अपनी तरीके से तर्क देने लगे, सारे फिलोसफिक थॉट्स थे वो सरकार के विरुद्ध ही रहे, सरकार के फेवर में कोई थॉट्स आए नहीं। रोल ऑफ फिलोसफर्स पे क्वेश्चन आया है, नरेट द रोल ऑफ फिलोसफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम सिर्फ 3 तरह के फिलोसफर ही पढ़ेंगे, फिलोसफर्स बहुत सारे हैं लेकिन फेमस 3 ही हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। फिलोसफर्स ने कभी नहीं कहा था कि रिवॉल्यूशन को वायलेंट होना चाहिए, वो तो एक आइडियोलॉजी, जनता ने उसे वायलेंट बना दिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात करने लगे, वो लिबर्टी फ्रीडम की बात करने लगे, वो एक जनरल पर्पस बिल की बात करने लगे, वो ये बात करने की राजा को जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए, इन सब की चर्चा होने लगी, जनता को ये चीजें पता लगने लगी और जनता तब आंदोलन पे उतर आई। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रोमिनेंट रोल था फिलोसफर्स का। हम फिलोसफर्स देखते हैं, हम एक बहुत फेमस फिलोसफर भी रहे वोल्टेयर। वोल्टेयर एक राइटर थे, एक प्ले राइटर भी थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, एक हिस्टोरियन भी थे, एक एसेइस्ट भी थे। वोल्टेयर की बात करते हैं, वोल्टेयर एक बेहतरीन फिलोसफर बन के उभरे उस वक्त। वोल्टेयर ने सीधे सीधे चर्च के बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ पे आवाज उठाई। उन्होंने फर्स्ट स्टेट को पकड़ा, राजा के जो सबसे पास के धार्मिक गुरु थे उन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने चर्चा करना, लिखना शुरू कर दिया, ड्रामा बनाने शुरू कर दिए, प्ले करने शुरू कर दिए, चौराहे चौराहे पे लोग नुक्कड़ नाटक होने लगे, लोग देखने लगे इनको, और तब जनता को पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। वोल्टेयर ने एब्सोल्यूटिज्म और रिलीजियस बिलीफ और चर्च के अगेंस्ट सबसे ज्यादा आवाज उठाई। एंशिएंट रिजाइम पे उन्होंने कहा कि जो पुरानी सभ्यता चली आ रही है उसी को ही भगवा बना के आगे खड़ा किया जा रहा है, उसी पे ही देश चला रहे हो आप, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया, हमें बदलना होगा, हम उस एंशिएंट रिजाइम, एंशिएंट तरीके से नहीं चला सकते देश। वोल्टेयर ने इसकी चर्चा करी, उनके फिलोसफिकल राइटिंग ने फ्रेंच पीपल को इंस्पायर्ड किया, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर जगह उनकी चीजें इंटरफेयर कर रही थी सरकार के में, पॉलिसीज में, कि बताया जा रहा था कि फ्रांस में ये चीजें, तीनों चीजें गलत हो रही है। जनता क्वेश्चन उठाने लगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, जो उनके गवर्निंग एजेंडास थे, जो प्रिंसिपल्स थे, जो फॉलो कर रहे थे सरकार, मोनार्की, उस पर जनता क्वेश्चंस करने लगी। ये उन्होंने बताया है इस तरीके से अपने प्लेज में, अपनी राइटिंग्स में। वोल्टेयर एक फेमस फिलोसफर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। वोल्टेयर पे अगर 2 मार्कर भी आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और फेमस फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी। मॉन्टेस्क्यू ने डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट सबसे ज्यादा आवाज उठाई। डेस्पोटिज्म क्या होता है? द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर बाय क्रुएल्टी, ठीक है, जनता के ऊपर एब्सोल्यूट पावर लगा देना, क्रुएल्टी और गलत तरीकों से चलाना, ये होता है डेस्पोटिज्म। मॉन्टेस्क्यू ने डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट में बात करी। उन्होंने कहा डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंट किया जा सकता है 3 ऑर्गन्स ऑफ बॉडी गवर्नमेंट की रखी जाए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का सेपरेशन हो, ठीक है। डिफरेंट बॉडी एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी पावर
and in which all those bodies were bound by the rule of law। एक रूल ऑफ लॉ के नीचे इन तीनों बॉडी को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। ये तीन अलग ऑर्गन होंगे। पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर दुनिया में आया तो मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था, और फ्रांस में इसका एस्टेब्लिश, इसकी फॉर्मेशन की शुरुआत भी करने की बात करी गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ भी। मॉन्टेस्क्यू की चर्चा अकेले भारत फ्रांस की नहीं है, मॉन्टेस्क्यू की चर्चा अमेरिकन इंडिपेंडेंस में भी है। मॉन्टेस्क्यू ने अमेरिका की आज़ादी के लिए भी मॉन्टेस्क्यू थे। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर को बनाने में भी मॉन्टेस्क्यू का हाथ रहा है। ठीक है, वो यहां से डेलीगेशन के तौर पे फ्रांस की तरफ से अमेरिका गए थे। कहीं ना कहीं वो अपर एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे। सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के बीच की कड़ी थे मॉन्टेस्क्यू। सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किया इन्होंने रिवॉल्यूशन में ऑटोक्रेटिक रिजाइम के अगेंस्ट जनता को। मॉन्टेस्क्यू की पॉलिटिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी कहीं जगह पढ़ी जाती है, कहीं जगह फॉलो करी जाती है। इसके बाद आते हैं हम रूजो, जॉन जैकस रूजो। हमने पहले फिलोसोफर जो पढ़े अभी, वोल्टेयर को पढ़ा, हमने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा, हमने अब पढ़ेंगे रूजो को। स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, फिर भी हम देख लेंगे। रूजो की हमने वोल्टेयर पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू पढ़ा, रूजो पढ़े। रूजो का पूरा नाम था जॉन जैकस रूजो। इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी माना गया। रूजो को हैज बीन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रूजो भी बहुत अच्छे फिलोसफर थे, सबसे बड़े टॉर्च बियरर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। जनता को सबसे ज्यादा रूजो ने इंस्पायर किया। Rousseau was who provided the intellectual basis to the French Revolution. His greatest contribution to the political philosophy was the famous book The Social Contract. Rousseau ने एक किताब लिख दी थी The Social Contract, सामाजिक डील या सामाजिक एग्रीमेंट करके The Social Contract लिखा था कि राजा और प्रजा के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। राजा प्रजा की रक्षा, उनकी आजादी, उनके हित में काम करेगी तो प्रजा राजा के लिए लॉयल रहेगी। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भी चर्चा करी गई है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्लोगन रहा है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे संविधान में भी यही है, प्रियम्बल में भी। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने, रूजो ने ये लिख के रखा था। उनकी किताब फेमस थी और जिसके जो एक स्लोगन बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन का। रूजो ही कहते थे कि जनता को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके विल की भी, हितों की भी रक्षा करी जाए, उनको आज़ादी मिले, लिबर्टी मिले, कोई इंटरफेयर ना हो उनके ऊपर। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट की भी बात उन्होंने करी थी इसमें। तो रूजो के जो ही जस्टिफाइड द राइट ऑफ पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द टायरेनिकल गवर्नमेंट सच एज ऑफ फ्रेंच मोनार्की। उन्होंने जस्टिफाई किया था कि जनता को सरकार के प्रति आंदोलन करने के लिए उन्होंने जब जनता सरकार के प्रति आंदोलन कर दी तो उन्होंने लिखित लेटर्स में, एसेज में और बुक्स में ये कहा था कि जनता सही करिए। अगर जनता किसी सरकार से मुक्ति पाना चाहती है तो उसे आवाज और आंदोलन करना ही होगा, ये रूजो ने कहा था। और ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ भी। Rousseau further emphasized that human beings no longer ought to obedience to any government that failed to protect these rights and liberties. जनता disobedience हो सकती है अगर सरकार उसके हितों का पालन नहीं कर पा रही। जनता भूखी मर रही थी, उनको कब जीने के लाले पड़े हुए थे, तब तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन होना ही था। तो रूजो ने ये लिखा था। तो रूजो की ये बात, रूजो सबसे ज्यादा फेमस रहे, उनकी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका सबसे बड़ा पिलर रही इस आंदोलन का। वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते थे कि पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है, दूसरे स्टेट का कोई इंटरफेयर ना हो, बाहरी लोगों का इंटरफेयर ना हो। पॉपुलर जनता के द्वारा चुना हुआ आदमी हो, कोई भी आके ना बोलते कि तुम्हारे देश में ये राज करेगा, ऐसा नहीं। तो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करी गई, रूजो ने ही करी थी। जॉन जैकस रूजो पे ऊपर शॉर्ट नोट आया है एक बार 2 मार्कर पे, आप तब रूजो के ऊपर आप लिख सकते थे। मॉन्टेस्क्यू पे भी आया है, वोल्टेयर पे अभी तक आया नहीं है।
ठीक है, ये 3 फिलोसफर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करा फ्रेंच रेवोल्यूशन को। कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी हम देख लेते हैं। जैकोबिन्स को पे भी आया हुआ क्वेश्चन, जैकोबिन्स का था, जैकोबियन क्लब था, ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सदस्य थे। ये एक संस्था थी जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करती थी। एक जैकोबिन क्लब बना, रॉबस्पियर भी इसके सदस्य रहे हैं। बहुत सारे उस वक्त जो बड़े बड़े नेता उभर के आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, वो जैकोबिन क्लब्स के सदस्य रहे हैं, तो उनको जैकोबिन्स कहा जाता था। दे आर जैकोबिन्स, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब बना फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम पे 1789 टू 1799 के बीच में ही रहा रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट, अ जैकोबियन क्लब। द मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नोन एज जैकोबिन्स। जैकोबिन्स को हमने पढ़ लिया, हमने सोशल कॉजेस पढ़ लिए, सोशल इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ लिए, फिलोसफर्स पढ़ लिए, रूसो पढ़ लिया, मोंटेस्क्यू पढ़ लिया, बैकग्राउंड देख लिया। अब हम थोड़ी बहुत और चर्चा कर ले। एक बार बेस्टाइल भी आया है वो पेपर में कि बेस्टाइल क्या है। बेस्टाइल इज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक है, where the onset of the French Revolution held on 4th July 1789 को, जब जनता उस किले के अंदर घुस गई और कुछ कैदियों को आजाद करा दिया और एम्यूनेशन लूटने की कोशिश करी गई। बेस्टाइल फोर्ट में ये हुआ जहां कैदियों को रखा जाता था। जनता गेट तोड़ के अंदर घुस गई, तो बेस्टाइल को माना गया उस 4 जुलाई 1789 को ही ये दिन माना गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हकीकत में ऑन द ग्राउंड शुरू हो चुका था, दिखाई देने लगा था। तो बेस्टाइल को एक लोकेशन है फ्रांस में, फेमस रही है। बेस्टाइल पे क्वेश्चन आया है। थर्मिडोरियन रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आया है। थर्मिडोरियन रिएक्शन ये था, द एरा फॉलोइंग द आउस्टिंग ऑफ रॉबस्पियर। रॉबस्पियर कौन थे, एक बार पे चर्चा कर लेते हैं। थर्मिडोरियन रिएक्शन में 2 मार्क पे क्वेश्चन है, तो रॉबस्पियर पे बात करें। रॉबस्पियर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चरम सीमा पे था, तब उन्होंने नेशनल कन्वेंशन बना लिया था। फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। उस वक्त रॉबस्पियर को ही मेन सरदार घोषित किया गया। इन्होंने ही सबसे ज्यादा इक्वालिटी और फ्रांस के डिविडेशन होने को बचाया। मल्टीपल पॉलिटिकल ग्रुप्स खड़े हो रहे थे, तो रॉबस्पियर ने आके इसको तोड़ने से बचाया। और साथ ही ये भी सिद्धांत दिया कि जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को, साथ ही फ्रांस को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। एग्जीक्यूशन की प्रोसेस भी इन्हीं के टाइम पे शुरू हुई। लुईस 16 को भी मौत की सजा इन्हीं के टाइम पे दी गई। ये इनका बहुत बड़ा हाथ था जब लुईस 16 का सर कलम किया गया। साथ ही साथ कई वो लोग जो इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनल कन्वेंशन का भी गठन इसने किया जो 1792 में, जिन्होंने फ्रांस की आजादी और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की और मोनार्की एबोलिशन की और साथ ही रिपब्लिकन के गठन की एक स्टेज पे खड़े होकर चर्चा करी। तब रॉबस्पियर वही थे। रॉबस्पियर ने ही इस आगे बढ़ चढ़ के ये बात कही। और जो लोग फ्रांस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर कोर्ट में केसेस चलाए गए, उन्हें एग्जीक्यूशन किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। तो तब रॉबस्पियर के वो जो टाइम था उसे रीन ऑफ टेरर भी कहा गया। हम रीन ऑफ टेरर भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो थर्मिडोरियन रिएक्शन की बात करें तो एरा फॉलोइंग द आउस्टिंग ऑफ रॉबस्पियर वाज नोन एज द थर्मिडोरियन रिएक्शन। बहुत वायलेंट हो गया था, तो रॉबस्पियर को हटाने की कोशिश करी गई ताकि चीजें स्थिर रह सके। वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, हर किसी को मारा पीटा जा, जिसको लग रहा था ये देशद्रोही है उसको पकड़ के मोरल पुलिसिंग करी जा रही थी और खत्म कर दिया जा रहा था। ये रीन ऑफ टेरर था उस बार, इसीलिए उसको रॉबस्पियर को हटाया गया। ठीक है, फिर एक गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग कोशिश करी गई, न्यू गवर्नमेंटल फॉर्म करी गई, गवर्नमेंटल ऑर्गन्स को रीस्ट्रक्चर किया गया, नेशनल कन्वेंशन, नया नेशनल कन्वेंशन लाया गया जो कि लिबरल था पिछली बार से। ये थर्मोडियन रिएक्शन का पार्ट था। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमने इसमें चर्चा करी, लिखा नहीं हमने लेकिन है। रीन ऑफ टेरर देख लेते हैं एक बार। रीन ऑफ टेरर क्या था? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रीन ऑफ टेरर। रॉबस्पियर की पॉलिसी के कारण ही, जिसमें सीवर कंट्रोल और सीवर पनिशमेंट की बात करी गई, कैपिटल पनिशमेंट देना शुरू कर दिया गया, यही रीन ऑफ टेरर था उस वक्त का। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the Republic of France will be the traitor, वो ट्रेटर कहलाए गए और उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा किया गया और एग्जीक्यूशन या उनकी जेल की सजा सुनाई गई। जो फिर बाद में एक और कंसेप्ट आया गुलेटिन। गुलेटिन ये था कि एक तरीका दिया गया एग्जीक्यूशन करने का, एक पोल, लकड़ी के पोल रखे गए, बीच में ब्लेड रखी गई और उसके ऊपर सर रखा गया, ऊपर से एक ब्लेड ग्रेविटी के फॉर्म में गिरती थी और सर कलम हो जाता था। तो एक गिलोटिन सबसे ज्यादा
रीन ऑफ टेरर के टाइम पे यूज किया गया। ये फ्रांस का पीरियड था 1793, 1794, 1795 भी कह सकते हो थोड़ा बहुत, जहां एग्जीक्यूशंस बहुत हो रहा था, जेल भरो बहुत चल रहे थे, लोगों को मारा पीटा जा रहा था जो जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के अगेंस्ट के बारे में सोचते थे। फ्रांस आजाद हो चुका था लेकिन पॉलिटिकल अपहेबल, पॉलिटिकल टर्मोइल तब भी था। ठीक है, गुलेटिन हमारे इंडियन पॉलिटी में भी है। जब बजट हम पास करते हैं तो सारे क्लॉजेस को एक साथ रख दिया जाता है, सारे डिस्कशन को सामने रख दिया जाता है और एक ही दिन में एक ही बार वोट ऑफ अकाउंट और वोट ऑफ ग्राउंड करके पास कर दिया जाता है। तो वो ग्लूटेन इंडियन पॉलिटी में, ये ग्लूटेन अलग है, ये मौत की सजा का ग्लूटेन है। ठीक है, अब राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया है, उम्मीद है इसका क्वेश्चन आ सकता है, अभी जाएगा। क्या है राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1884 द नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के एम्परर बने नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, एक तरीके से डिक्टेटर घोषित कर दिया, राजा तो घोषित कर ही नहीं सकते थे। He started conquering neighboring nations, established the dominance of the western countries and other European parts. वो अड़ोस पड़ोस के देश पे उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया, फ्रांस को डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, फ्रांस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप ये कह सकते हो इंपीरियलिज्म की भी बात चल रही थी, इंपीरियलिज्म दूसरी टेरिटरी को कब्जा के फ्रांस का झंडा करने की कोशिश करी गई। ये बहुत ज्यादा करा उन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, एक फेमस लड़ाई है तो लड़ाई थी उनकी वाटरलू, जिसमें वो हार गया और नेपोलियन एरा का एंड हो गया। ठीक है, पहले तो शुरुआत में वो लिबरेटर कहलाए, बहुत अच्छे कहलाए, बाद में उनकी क्रूअल पॉलिसी जो डिक्टेटरशिप पे आ गई थी उसकी निंदा होने लगी। बाद में 1815 के आसपास वाटरलू की लड़ाई हुई, नेपोलियन बोनापार्ट को जेल की सजा हुई, वही वो मर गए एक आइलैंड में और नेपोलियन एरा का अंत हुआ। ये था सब कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने पढ़ी। अब हम इसके बाद देखते हैं